दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 23 सितंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन के समंदर में धमाके की खबर, जहाज के पास हुई बड़ी हलचल, गजा में सीज फायर की नई पहल, क्या हमास ने ट्रंप को खत भेजा, गजा सिटी में इस्राएली टैंक पर आरपीजी फायर, इसराइल का अहम अफसर मारा गया, फ्रांस ने फलस्तीन को किया तस्लीम, गजा में फौरन जंग बंद करने का मुतालबा, अमेरिका ने यूएन की मीटिंग में आए ईरानी डेलीगेशन पर कसा शिकंजा, न्यूयॉर्क में शॉपिंग करने से रोका, बड़ा इल्जाम लगाया, और आईएईए चीफ ने की ईरान की तारीफ, न्यूक्लियर बातचीत में दिखाया जिम्मेदार रुख। ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं शुरुआत इस शो की। यमन के किनारे एक बड़ा धमाका हुआ है, एक जहाज ने ये रिपोर्ट दी है। समंदर में जहाज़ों के ट्रैफिक पर नज़र रखने वाली, कौन जहाज़ कहाँ जा रहा है, किस जगह पर है, इस सब पर नज़र रखने वाली एक एजेंसी है, एक फर्म है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO। इसने बताया है कि यमन के साहिली शहर, समंदर किनारे बसे शहर अदन से करीब 120 नॉटिकल माइल दूर एक जहाज ने अपने पास धमाके की आवाज़ और पानी में तेज़ हलचल की रिपोर्ट दी है। समंदर में ये ताज़ा धमाका उस इलाके में हुआ जहां पिछले कई महीनों से लड़ाई और हमलों का सिलसिला जारी है। फिलहाल UKMTO ने जहाज और क्रू के नुकसान की कोई तस्दीक नहीं की है, मगर कहा है कि हालात पर करीबी नज़र रखी जा रही है। दोस्तों, ये एक डेवलपिंग खबर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, आना बाकी है कि किसने हमला किया। याद रखिएगा, यमन में दो हुकूमतें हैं, एक वो हुकूमत जिसे दुनिया तस्लीम करती है, जो पुरानी हुकूमत है, जो अब फ़िलहाल अदन से चल रही है, और दूसरी हुकूमत है हुथीज़ की, जिन्होंने एक खाना जंगी के बाद एक यमन के हिस्से पे कंट्रोल करके अपनी हुकूमत कायम की है। उसकी दारुल हुकूमत है सना। खैर, बढ़ते हैं आगे। गजा जंग रोकने के लिए एक नई हलचल शुरू हो चुकी है और हमास की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखने की एक नई बात सामने आई है। अशर्क अल अवसत अखबार ने हमास के बड़े और एक अहम सोर्स का हवाला देते हुए कहा कि गजा में सीज फायर के लिए एक नई पहल सामने आ रही है। कई अरब मुल्क इस मोल भाव में शामिल बताए जा रहे हैं और बुनियादी शर्त ये रखी जा रही है कि इस्राएली फ़ौज रिहायशी इलाकों से पीछे हटे, बाकायदा नक्शों के साथ। इसी बीच फॉक्स न्यूज़ ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसे और अंग्रेज़ी अखबारों ने भी अपनी खबर का बेस बनाया। फॉक्स न्यूज़ के या उस खबर के मुताबिक हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक ख़त लिखा है। इस्राएली अखबार भी ये लिख रहे हैं और इसमें 60 दिन की जंगबंदी के बदले गजा में रखे गए आधे इस्राएली होस्टेजेस को फ़ौरन छोड़ने की पेशकश की गई है हमास की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को। ये ख़त इसी हफ्ते ट्रंप तक पहुंचाया जाएगा, कहा गया। हालांकि अशर्क अल अवसत से बातचीत में हमास के एक सोर्स ने कहा कि उसे अमेरिका को लिखे गए ऐसे किसी ख़त की जानकारी इत्तला नहीं है, और ये भी कहा कि तहरीक की क़यादत को अमरीकी हुकूमत पर अब कोई एतबार नहीं रहा। लेकिन एक दूसरा ज़रिया इस बात की तस्दीक करता है कि कुछ वसतकारों ने, कुछ मीडिएटर्स के ज़रिए वाकई ट्रंप को ये पैगाम भेजा गया है। हालात जो हैं गजा सिटी में और बाकी गजा में, ऐसी बात हो भी सकती कि ख़त भेजा जाए। याद रहे कि हाल ही में इसराइल ने दोहा में हमास की लीडरशिप पर हवाई हमला किया था, जिसके बाद बातचीत का सिलसिला ठप पड़ गया था। कतर और मिस्र अब तक सीज़ फायर मोल भाव के अहम मीडिएटर रहे हैं। कतर ने उस हमले को बुज़दिलाना और इंटरनेशनल क़वानीन की सरेआम तौहीन करार दिया था। बाकी सब कुछ आप जानते हैं। बस नया डेवलपमेंट ये है कि शायद सीज़ फायर पर बात फिर से शुरू हो और शायद कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि ये याद रखिएगा, फ़लस्तीन को तस्लीम करने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है वो भी अमेरिका और इसराइल की नज़र में होगा। बढ़ते आगे। इसराइल का नुकसान हुआ है। इसराइल की फ़ौज ने ऐलान किया है कि गजा सिटी में जारी झड़पों के दौरान उसका एक आला अहम अफसर मारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त हमास के एक लड़ाके ने आरपीजी फायर दागा, जो 77वीं बटालियन के टैंक के ऊपर जाकर लगा। इस हमले में 27 साल का शाहर नेतनाल बोजेगालो ज़ख्मी हो गया। ये IDF का अहम कमांडर था और ये 7वीं ब्रिगेड में कमांडर था। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, शायद उसे बचा लें, लेकिन उसने दम तोड़ दिया, फायर से बच नहीं सका। ये नया ऑपरेशन जो पिछले हफ्ते गजा सिटी में शुरू किया गया था IDF की तरफ से, उसमें मारे जाने वाला ये पहला इसराइली अफसर है, फौजी नहीं अफसर। इससे पहले जिन 4
फौजियों के एक साथ मारे जाने की खबर आई थी वो गजा सिटी के बाहर मारे गए थे, जिनकी हमवी उड़ गई थी, जिसके चीथड़े उड़ गए थे, आपने देखा होगा हमवी के, और 2 लोग जॉर्डन बॉर्डर पे मारे गए थे। फ़लस्तीन की आज़ादी का नक्शा साफ होने लगा है। इसराइल का कब्ज़ा अब आखिरी सांसें ले रहा है। गजा की बर्बादी और खून से सने मंजरात के दरमियान फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन ने कल रात एक बड़ा ऐलान कर दिया। फ्रांस ने बाकायदा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है और साथ ही इसराइल से कहा है कि गजा पर जारी जंग फ़ौरन बंद करो। मैक्रोन का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल और फ़लस्तीन अमन और सिक्योरिटी के साथ बराबरी से जिएं और जंग अब और नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने इसराइल की जारी हमले की मजम्मत की और कहा कि लाखों लोग उजड़ गए, जख्मी हैं लाखों लोग, भूखे हैं और जिंदगियां अब भी उनकी बर्बाद की जा रही हैं। ये जंग कैसी है? मैक्रोन ने कहा कि गजा की जारी जंग को कोई भी चीज़ जायज़ नहीं ठहरा सकती। कोई भी वजह दे दिए, लेकिन गजा में जारी जंग को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। फ्रांस के इस कदम के बाद पोर्तुगल, मोनाको, कनाडा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। यानी अब तस्वीर साफ है, दुनिया एक एक कर फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो रही है और इसराइल का जुल्म अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इसराइल तन्हा हो रहा है। न्यूयॉर्क में सऊदी अरब और फ्रांस का एक साझा बयान आया और इसके लफ्ज़ों में तलखी साफ झलक रही है। इस बयान में कहा गया कि गजा की जंग ख़त्म करना और होस्टेजेस की रिहाई एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है, और साथ ही इसराइल को एक खुला पैगाम दिया गया कि वेस्ट बैंक में कोई भी एनेक्सेशन, वेस्ट बैंक को इसराइल में शामिल करने का कोई भी प्लान हमारी रेड लाइन है, हमारी लाल लकीर है। यानी इसके बाद फिर मामले बिगड़ जाएंगे। ये बयान उस वक्त आया है जब गजा सिटी में इसराइल का ज़मीनी हमला और तेज़ हो चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि मासूम सिविलियंस और होस्टेजेस दोनों ही नाहक कीमत चुका रहे हैं। असल सवाल ये है कि क्या वाकई ये रेड लाइन सिर्फ कागज़ पर रहेगी या इसराइल की जंगी ज़िद पर लगाम भी लगाएगी? अरब और यूरोप की ताकतवर आवाज़ें अगर सिर्फ बयानों तक महदूद रहीं तो गजा के मलबे में दबे बच्चों की चीखें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि दुनिया ने इंसाफ से ज़्यादा सियासत को तरजीह दी, सियासत को तवज्जो दी। दोस्तों, गजा की तबाही और राख में दबे अरमानों पर अब मिस्र ने एक नई उम्मीद जगा दी है। मिस्र के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबूली का ऐलान है कि जैसे ही गजा में सीज़ फायर होगा, एक बड़ी इंटरनेशनल रिकन्स्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस काहिरा में मुनक्किद की जाएगी। सुनने में ये बात बहुत दिल को छू लेने वाली है कि गजा की फिर से तामीर की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ फ़ोटो सेशन और दुआ सलाम तक ही रहेगी या सच में गजा की टूटी हुई ईंटें, बिखरे घर और बेघर बच्चों की ज़िंदगी फिर से संवर पाएगी? अरब और इस्लामी मुल्क फंड देंगे, प्लान बनाएंगे, मगर याद रहे कि गजा की तबाही सिर्फ पैसे से नहीं, इंसाफ से रुकेगी। जब तक इसराइली जुल्म और कब्ज़े पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक हर कॉन्फ्रेंस महज एक कागजी ताजपोशी ही साबित होगी। मिस्र की ये पहल काबिल तारीफ है, मगर असल इम्तिहान अब होगा। क्या अरब दुनिया गजा के मलबे पर इक़्तिदार की तस्वीर बनाएगी या इंसानियत का मकबरा? हम देखेंगे। दोस्तों, अगली खबर से खुद को कनेक्ट कीजिएगा। आपको गजा के लोगों के ये सवाल ज़रूर सुनने चाहिए और ये गजा के लोगों के ही सवाल है। दुनिया में शोर मचा है कि बड़े मुल्कों ने फ़लस्तीन को एक रियासत मान लिया है। कॉन्फ्रेंसों में तालियां भी बज रही हैं, बयान भी जारी हो रहे हैं, लेकिन गजा की तंग गलियों से उठती आवाज़ें पूछ रही हैं, क्या इससे हमारे उजड़े घर फिर बन जाएंगे? गजा की रहने वाली, इस रिपोर्ट के मुताबिक गजा की रहने वाली मोना अबू समरा, जिनका घर मलबे में तब्दील हो गया और जिनके शौहर शहीद हो गए, वो कहती हैं, क्या मेरे बच्चों को सिर्फ इसलिए भूखा मरना पड़ा कि दुनिया हमारी आवाज़ सुन ले? टीवी पर तस्लीम होना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये तस्लीम हकीकत बनेगी? क्या मेरे बच्चे फिर स्कूल जा पाएंगे? बेत हनून के किसान महमूद अलजानीन की बात और भी कड़वी है। वो कहते हैं, क्या हमें अपने खेत, अपने बच्चे, अपनी ज़िंदगियां सब इसलिए कुर्बान करनी थीं ताकि दुनिया ये मान ले कि हमारा भी कोई वजूद है? महमूद के संतरे और जैतून के बाग अब सिर्फ राख हैं,
IDF نے انہیں جلا کر برباد کر دیا۔ غزہ کے نصیرت کیمپ کی رانا ابو جہل بھی یہی سوال پوچھتی ہیں کیا ہماری بربادی نے دنیا کا ضمیر جگا دیا؟ اور اگر جگا بھی دیا تو کیا وہ ہمارے خیموں کو گھر بنا دے گا؟ اصلیت یہ ہے دوستو کہ فلسطین کی تسلیم کے نعرے غزہ کے ملبے میں دبے بچوں کی چیخوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ فلسطین کو پہچان کاغذ پر مل گئی ہے، مگر حقیقت اب بھی وہی ہے: بھوک، بے گھری اور لہو کا بہتے رہنا۔ کاغذوں میں فلسطین بن رہا ہے، مگر اسی کا ایک حصہ یعنی غزہ لگاتار اجڑ رہا ہے، لگاتار جل رہا ہے۔ امریکہ کا نیا پابندی نامہ سن لیجئے۔ کہا ہے ایرانی ڈیلیگیشن جو UN جنرل اسمبلی میں آیا ہے وہ آیا تو ہے، لیکن اسے نیو یارک میں گھومنے اور شاپنگ کرنے کا حق نہیں ملے گا۔ نیو یارک میں UN جنرل اسمبلی کے لیے پہنچے ایرانی وفد، ایرانی ڈیلیگیشن یعنی کہ جو لوگ پہنچے ہیں ایران کی نمائندگی کرنے، ان پر امریکہ نے سخت پابندیاں لگا دی ہیں۔ اب انہیں شہر میں گھومنے پھرنے کی پوری آزادی نہیں ہوگی، اور سب سے اہم بات یہ کہ ایرانی ڈیلیگیشن لگژری شاپنگ اور ہول سیل سٹورز میں خریداری نہیں کر سکے گا، ان پر سخت پابندی ہوگی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈیپٹی اسپوکس پرسن ٹومی پیگوٹ نے بیان دیا کہ یہ قدم ایران کی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ ایران کے حکمراں باہر آ کر عالیشان خریداری کرتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے لوگ غریبی، ٹوٹے پھوٹے انفراسٹرکچر اور پانی بجلی کی قلت سے جوجھ رہے ہیں۔ ہر سال ستمبر میں دنیا کے لیڈرز نیو یارک میں جمع ہوتے ہیں تاکہ UN جنرل اسمبلی میں اپنی اسپیچ دے سکیں۔ اس بار جب 80واں سیشن شروع ہو رہا ہے، امریکہ نے ایرانیوں کو صاف بتا دیا ہے UN آؤ، تقریر کرو، مگر شاپنگ کے خواب مت دیکھو۔ اب اپنا سوال یہ ہے، مان بھی لیں امریکہ کے الزام صحیح ہیں، تو کیا ایران وہ واحد ملک ہے جس کے حکمراں ایسے ہیں کہ وہ باہر شاپنگ کرتے ہیں اور جن کی عوام غریب ہے؟ ایسا ہے کیا؟ ہمارے ملک میں بھی غریب ہیں، ہمارے پڑوس کے ملک میں بھی غریبی ہے۔ آپ کسی کے آرمی چیف کو بلاتے ہو، آپ ہمارے والے پرائم منسٹر کے بلاوے پر پورا ایک کانفرنس، وہ پورا ایک اسٹیج سجاتے ہو، اپنے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی۔ ٹھیک ہے، ان سب کو چھوڑ دو۔ اسرائیل جو بدماشوں کی طرح فلسطینیوں کی زمینیں قبضہ رہا ہے، جسے UN بھی ناجائز مانتا ہے، آپ ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہو، آپ بنجمن نتن یاہو کے لیے کرسی کھینچتے ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ، ایران سے یہ تعصب کیوں؟ اصل میں یہ بہانے بازی ہے۔ انہیں لگ رہا ابھی ہم نے ان کی نیوکلیئر سائٹ پہ حملہ کیا تھا، کہیں ان کے ڈیلیگیشن میں جاسوس آئے ہوں، انٹیلیجنس کے لوگ، اور آتے ہی ہے، کون نہیں لے جاتا؟ کہیں وہ کچھ پلان کر کے نہ چلے جائیں۔ کہا کچھ جاتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ IAEA کے چیف نے ایران کی تعریف کی ہے، نیوکلیئر بات چیت میں ذمہ دار رخ دکھایا ہے۔ نیو یارک میں UN اسمبلی کے سلسلے میں ایرانی فارن منسٹر عباس اراغچی کی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گراسی سے ملاقات ہوئی۔ اراغچی نے اس ملاقات میں ایران کی بھلائی اور ذمہ دار پالیسی پر زور دیا اور کہا کہ آگے کے ڈیولپمنٹ اس بات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ دوسری پارٹی اپنے زیادہ اور غیر ضروری پریشر کو کم کرے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ طبیعت صحیح نہیں ہے، بخار میں ہوں اور کھانسی، اسی لیے بہت ہلکا بول رہا ہوں کیونکہ پھر وہ گلا چھل جائے گا۔ تو جنہیں سننے میں دقت ہوئی 1-2 دن معاف کر دیجیے۔ کمی آئیں گے ایپیسوڈ، کیونکہ دوپہر تک تو پسینے میں پڑے رہے بخار کے، تو بس آپ لوگ بھی بچے خیال رکھیے، نارمل ہے۔ معاف کیجیے دیر سے آنے کے لیے، شکریہ۔